हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे। आज का टॉपिक पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की बात शुरू करें इससे पहले थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको। आपने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या इंपॉर्टेंट बात हमें बताई थी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये बात हमें ऑस्टेड ने बताई। फिर इसी बात को आगे चलते हुए फैराडे ने हमें बताया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस होती है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स का काम करेंगे। और फैराडे ने यह भी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगा कैसे। तो उसने क्या बताया फैराडे ने अपने पहले लॉ में? उसने कहा, फैराडे ने बोला कि अगर एक लूप ऑफ वायर है, वायर मतलब कंडक्टर, क्योंकि करंट के लिए कंडक्टर होना ज़रूरी है, तो अगर एक लूप ऑफ वायर है और उस लूप के थ्रू एक मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लूप ऑफ वायर से अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज भी हो रहा है, तो फिर उस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगी। ये फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में हमें बताया था। और इसी बात को लेके हम सीखेंगे कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, कैसी होती है, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं, ये आगे चल के देखेंगे। इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जो करंट आपने पढ़ी थी वो डीसी थी, डायरेक्ट करंट। ये ऑल्टरनेटिंग है। दोनों करंट में डिफरेंस भी देखेंगे आगे चल के। पहले ये देख लेते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसे होती है यूजिंग द प्रिंसिपल गिवन बाय द फैराडे। फैराडे ने जो बात कही उसी को यूज करके हम देखते हैं कि ये करंट कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जनरेशन या इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ये देखते हैं। सो लेट्स सी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होगी? तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको या तो डायनेमो बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं। किसी किसी बुक्स में आप देखेंगे एसी जनरेटर लिखा होता है। जनरेटर वर्ड बेसिकली अपने आप में बड़ा गलत वर्ड है। वी कैन नॉट जनरेट एनीथिंग। हमने बहुत टेक्नोलॉजी हमारी हाई हो गई बट जनरेट करना अभी तक नहीं सीखा है, कन्वर्ट करना जरूर सीखा है। तो एसी जनरेटर अपने आप में एक सही नाम नहीं है, तो डायनेमो या इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर इसको बोलते हैं। और ये बड़ा सिंपल सा सेटअप है और जिसमें आपने फैराडे के उसी फर्स्ट लॉ को यूज करना है कि अगर किसी कॉइल से या किसी लूप से, वायर के लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है और वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगी। इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम यहाँ पे एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेंगे। आप देखिए कैसे। अच्छा, ये देखो फ्लक्स का फॉर्मूला है, आपको याद होगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, जिसमें बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ए जो है वो एरिया ऑफ द कॉइल है और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। अब ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एरिया वेक्टर क्या होता है, उसका क्या डायरेक्शन होता है, सब आपको मालूम है। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब यहां पर आप देखिए कि ये मैग्नेट के दो पोल्स हैं। ये एक कॉइल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। यहां पर हमने एक ही टर्न दिखाया है, जैसा एक टर्न के साथ होगा वैसे ही बाकी सारे टर्न्स के साथ भी होगा। तो एक टर्न के साथ क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। सो दिस इज अ टर्न। ठीक है, अब देखो इस लूप का, ये जो लूप बन रहा है, इस लूप के जो दो एंड्स हैं वायर के, ये वाला एंड एक रिंग के साथ कनेक्टेड है R1 और जो दूसरा वाला एंड है ये दूसरी रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का, ये भी आपको पता ही होगा जब हम ऐसे बनाते हैं का मतलब ये वाला एंड इस रिंग को टच नहीं कर रहा है। तो ये वाला एंड इस रिंग के साथ कनेक्टेड है R1 के साथ, और जो दूसरा एंड है वो R2 के साथ कनेक्टेड है और ये दूसरा एंड इस R1 को कनेक्ट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। और ये दोनों रिंग्स जो हैं दो कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड होती है। ये वाला B1, ये वाला B2, ये दो कार्बन के ब्रशेस हैं और ये जो रिंग्स हैं दोनों, इन रिंग्स को हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। इनको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। और ये जो B1 B2 है ये कार्बन के ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस। और फिर नीचे आप देख रहे हैं कि ये ब्रशेस के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसको हम क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस।
ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें लोड का मतलब एनर्जी से मतलब होता है। तो लोड रेजिस्टेंस कोई स्पेशल रेजिस्टेंस ये नहीं है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब आप इसको घुमाएंगे इस कॉइल को यहाँ पे अभी, तो एक ईएमएफ आएगा, एक करंट आएगी, तो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब डेवलप होगी तो उसको आप ड्रॉ करेंगे, इसलिए इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आप एनर्जी ड्रॉ करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। कोई स्पेशल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि इस कॉइल को जब आप रोटेट करेंगे, है ना, तो मान लीजिए मैं इस कॉइल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता हूँ। तो जब मैं इस कॉइल को घुमाऊंगा तो अगर आप फ्लक्स का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे मैग्नेट की जो दो पोल्स हैं, तो इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, इसका डायरेक्शन भी फिक्स है, वैल्यू भी फिक्स है। तो ना डायरेक्शन बदल रही ना वैल्यू बदल रही है मैग्नेटिक फील्ड की। एरिया और इस कॉइल का जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन जब आप इसको रोटेट करेंगे तो थीटा चेंज होगा, और थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे कह रहा है कि जैसे ही आप फ्लक्स चेंज करेंगे एक ईएमएफ आ जाएगा, एक करंट आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि जब आप कॉइल को घुमाएंगे तो कॉइल के साथ ये दोनों रिंग्स रोटेट होंगी, और ये रिंग्स जब रोटेट हो रही हैं तो ये कंटिन्यूअसली इन ब्रशेस के कांटेक्ट में रहेंगी। इनफैक्ट जब ये रिंग्स रोटेट कर रही होंगी तो इन ब्रशेस के ऊपर ये स्लिप कर रही होंगी, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इनको स्लिप रिंग्स। तो कॉइल घूम रही है, कॉइल के साथ साथ ये रिंग्स घूम रही हैं, और ये रिंग्स थ्रू आउट इन ब्रशेस के कांटेक्ट में है, लेकिन ये ब्रशेस और ये जो रेजिस्टेंस है ये इंटैक्ट है, ये रोटेट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे है, लेकिन रिंग्स और ब्रशेस का कांटेक्ट लगातार बना रहेगा, जिससे कि सर्किट आपका कंप्लीट रहेगा क्लोज, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होती है, तो उसके लिए क्लोज पाथ अवेलेबल कराना है आपको, ठीक है। तो अब आपने कॉइल को घुमाया, और मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमाया आपने कॉइल को, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आप कॉइल घुमाएंगे तो थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा और एक करंट आएगी। अब ये देख लेते हैं कि उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन को इस डायग्राम से देख लेते हैं, बाकी एक्सप्रेशन हम मैथमेटिकली डिराइव कर लेंगे। तो अब देखो, जब आप इस कॉइल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो साइड ए बी है, देखो ये अगर ये वाली साइड अगर ए बी है और ये सी डी है, तो जब आप कॉइल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे ये, तो क्या हो रहा है कि जो साइड सी डी है वो अंदर जा रही है और साइड ए बी आपकी तरफ आ रही है, ये तो ए बी आपकी तरफ आ रही है और सी डी इनवर्ट जा रही है अंदर की तरफ, जब अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। हम कैसे फाइंड करते थे? राइट हैंड रूल से, आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ये इंड्यूस करंट के लिए है, और ये मोशन के लिए है, ठीक है। सो दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फॉर इंड्यूस करंट, एंड दिस इज फॉर मोशन। जो थंब है वो मोशन के लिए है, तो मैं इस रूल को अप्लाई कर रहा हूं। तो इस फिंगर को देखेंगे, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगी, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी मालूम है और मोशन का भी डायरेक्शन मालूम है, और ये रूल मैं ए बी के लिए लगा रहा हूं। इसके लिए आप चाहें तो सी डी के लिए भी लगा सकते हैं, तो ए बी के लिए लगा लेता हूं। अगर मुझे एक यहां पर करंट का डायरेक्शन मिल गया तो उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करके मुझे ओवरऑल डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो मैं ये रूल लगा रहा हूं ए बी के लिए। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर को है, ठीक है, और ये जो ए बी साइड है, जैसे मैंने कहा, ये आपकी तरफ आएगी जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये लग रहा है रूल, देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन आपकी तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, नॉर्थ टू साउथ, तो करंट किधर आ रही है? ऊपर। तो ये जो साइड ए बी है, इसमें करंट ये आ रही है, इसी को मैं कंटिन्यू कर दूं अगर, तो देखो ए बी से गई इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर आ रही है सी डी से, और सी डी से होती हुई कहाँ जाएगी? R2 में, R2 से B2 में, B2 से इधर, फिर ये लोड रेजिस्टेंस से होते हुए पहुंचेगी B1 में, B1 से R1 में, और R1 से वापस। बात कंप्लीट हो गया। अब आप इस लोड रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन देखिए, इधर को आ रहा है, ये 0 to 180 डिग्री तक करंट का डायरेक्शन ऐसे ही रहने वाला है। अब आ जाइए आप 180 to 360। 180 to 360 में क्या होगा? अब देखो, जब आप इसको 180 से रोटेट कर देंगे तो पहली चीज क्या होगी कि जो CD और AB है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, CD इधर आ जाएगा, AB उधर चला जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि CD साइड जो है वो अभी भी R2 से कनेक्टेड है और R2 अभी भी B2 से कनेक्टेड है,
और ये जो ए बी साइड है ये भी अभी भी R1 से कनेक्टेड है और R1 B1 से कनेक्टेड है, बाकी सर्किट आप देख रहे हैं। तो ए बी R1 B1 सी डी R2 B2 ये कनेक्शन एज इट इज है। यहां भी ऐसा ही था, देखो ए बी R1 B1 सी डी R2 B2, यहां भी ऐसा ही है सी डी R2 B2 ए बी R1 B1। इस कनेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आप तो अभी भी इसको क्लॉकवाइज ही घुमा रहे होंगे, तो आप तो ऐसे ही घुमाते रहेंगे। तो अब जब आप इसको क्लॉकवाइज अभी भी कंटिन्यू करेंगे घुमाना, तो अब ये जो साइड सी डी है ये अब आपकी तरफ आएगी, पहले ए बी आ रही थी। तो अब अगर सी डी साइड आपकी तरफ आ रही है तो इस सी डी में करंट का डायरेक्शन यही आएगा जो पहले ए बी में आया था, क्योंकि रूल तो वही लगेगा कि इसी रूल से निकालूंगा तो फिर सी डी में करंट का डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को अगर मैं कंटिन्यू कर दूं ये, तो अब देखिए ये ए बी से नीचे आ रही है करंट। ए बी किसके साथ कनेक्टेड है? R1 के साथ। R1 किसके साथ कनेक्टेड है? B1 के साथ। तो ये करंट ए बी से होते हुए R1 में, R1 से B1 में और B1 से इधर और फिर इधर, यहाँ से ये फिर जाएगी B2 में, B2 से R2 में और R2 से CD में वापस चली जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि 0 to 180 तक करंट ये गई, जबकि 180 to 360 करंट ये गई, और 0 से 360 तक एक साइकिल कंप्लीट हो गई। एंड इसीलिए नाम दिया गया है ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि एक साइकिल में ये करंट ऑल्टरनेटली अपना डायरेक्शन बदलती है। हाफ साइकिल में करंट इधर, हाफ साइकिल में इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में इसी तरह से फ्लो होती है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, क्योंकि ऑल्टरनेटली ये अपना डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जो इससे पहले करंट आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी, जो सेल से मिलती है या बैटरी से मिलती है, उसको डीसी कहते हैं। वो डायरेक्ट करंट होती है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, ऐसे ही फ्लो होती है। और ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो हो रही है? हाफ साइकिल में ऐसे, हाफ साइकिल में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसलिए नाम दिया गया है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये करंट ओवरऑल कैसी होती है, उसके लिए इसका मैथमेटिकली इसको डिराइव करना पड़ेगा हमको, तो वो बहुत आसान है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए ये फाई का फॉर्मूला है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो ओमेगा को मैं थीटा अपॉन टी लिख सकता हूं, तो यहां से मुझे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी मिल जाएगा। इस थीटा की वैल्यू को यहां रिप्लेस करिए, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है? ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये कहता है। तो फाई की वैल्यू यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी और फाई। फाई क्या है आपका? बी ए कॉस ओमेगा टी है, ये फाई है, जिसमें बी और ए कांस्टेंट है, टाइम के साथ ये कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है ना एरिया में हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो माइनस बी और ए बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन आप करेंगे सिंपली कॉस ओमेगा टी का, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपको क्या देगा? तो ये हो गया माइनस, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपको देगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपके पास ईएमएफ का आ गया। और इस चैप्टर में हम इसको ईएमएफ ना कह के पोटेंशियल बोलेंगे, तो हम इसको V के टर्म में लिख देते हैं। तो V इक्वल्स टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब इसमें देखो B भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, तो इतने सारे कांस्टेंट लिखने के बजाय हम इसको एक ही कांस्टेंट में कन्वर्ट करने वाले हैं। और अगर आप देखें कि ये V इक्वल्स टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ रहा है, यानी कि ये जो V है ये साइन ओमेगा टी का फंक्शन है। साइन ओमेगा टी का फंक्शन है का मतलब जैसे साइन की वैल्यूज चेंज होती हैं वैसे ही इसकी वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो सबसे पहला काम करते हैं, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखूँ तो मुझे V की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कितनी होगी? बी ए ओमेगा। ठीक है। तो इस V की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बी ए ओमेगा, और जैसे मैंने कहा कि तीन कांस्टेंट रखने से अच्छा मैं एक ही कांस्टेंट रख लूँ यहाँ पे V0। तो फाइनली जो हमारा V का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा डेरिवेशन हो गया।
ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गई है हमारे पास। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, तो यहीं से हमको करंट का एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को हटा देते हैं और ये जो रिजल्ट हमारा आया है यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो ये आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। अब अगर ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन है तो बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आपका ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए आ जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। ये है। अब देख लेते हैं कि ये करंट एक्चुअल में है कैसी। ऑल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं ये तो मैंने बता दिया आपको। अब इस करंट को आप अगर एक्सप्रेशन देखें तो ये करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है। दिस इज द टाइम, तो टाइम चेंज होगा तो ये इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जिसको आप पीक वैल्यू भी कहते हैं। पीक मतलब मैक्सिमम, तो ये पीक वैल्यू है I0। ये करंट की पीक वैल्यू है, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, V0 एंड I0। आप I0 V0 भी कहते हैं, जैसे मर्जी कहिए, पर ये है पीक वैल्यू। ठीक है, और ये पीक वैल्यू है और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। ये पी की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट आएगा। अब यही देखना है कि टाइम के साथ ये करंट वेरी कैसे कर रही है। और ये तो पक्का है कि क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों ही साइन के फंक्शन है। साइन के फंक्शन है का मतलब जैसा साइन की वैल्यूज में वेरिएशन होता है 0 से 360, वैसा ही वेरिएशन इस करंट में और इस वोल्टेज में होगा। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छा, यहां पर हम एक चीज और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फेजर। ये इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, फेजर। अब फेजर क्या होता है? फेजर वर्ड को दो वर्ड से मिला के बनाया हुआ है। फेज प्लस वेक्टर को मिला दें तो फेजर। अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि फेज क्या है, वो मैं बताऊंगा अभी फेज का क्या मतलब है। ठीक है, पर फेजर बेसिकली क्या होता है कि एक रोटेटिंग वेक्टर्स होता है, रोटेटिंग वेक्टर होता है, और इस वेक्टर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और ये रोटेटिंग वेक्टर आपको इस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज और डायरेक्शन भी बताता है। दोनों चीजें देगा आपको, ये वैल्यू भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। और यही फेज, इसी को फेज कहते हैं। अगर आप करंट या वोल्टेज का फेज बता रहे हैं का मतलब आप क्या बता रहे हैं कि कितनी करंट है और उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के पास दो डायरेक्शन है, या तो ऐसे जा रही होगी या ऐसे जा रही होगी। तो फेज बता रहे हैं का मतलब आप वैल्यू और डायरेक्शन, ये दो बातें बता रहे हैं। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो अब ये रोटेटिंग वेक्टर आपको कैसे बताएगा? तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका रोटेटिंग वेक्टर है जिसकी बात हम कर रहे थे। दिस इज दैट रोटेटिंग वेक्टर। इस रोटेटिंग वेक्टर की जो लेंथ है वो करंट की पीक वैल्यू बताएगा I0। और अगर ये एंगल थीटा ओमेगा टी के बराबर है मान लीजिए, क्योंकि आप ओमेगा टी लिखे या थीटा लिखे एक ही बात है। अभी आपने देखा था हमने थीटा को ही ओमेगा टी से रिप्लेस किया था। तो ये थीटा एंगल अगर है का मतलब अगर ये ओमेगा टी है, तो इस फेजर को जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो वाई एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन अगर मैं देखूं कितना आएगा, ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन इसका जो है इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये कितना आएगा, I0 साइन ओमेगा टी। और ये वाला प्रोजेक्शन अगर इसका x में देखूं तो ये आएगा I0 कॉस ओमेगा टी। तो यहां से एक बात आप ध्यान रखना, आप ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू साइन में भी लिख सकते हैं, कॉस में भी लिख सकते हैं। दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। साइन ओमेगा टी भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और कॉस ओमेगा टी भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यूज रिपीट होती है एक डेफिनेट पीरियड के बाद। अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे समझाता हूं। तो देखो ये रोटेटिंग वेक्टर है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और जैसे जैसे ये रोटेट करेगा आपको इस करंट की
इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बताता जाएगा। कैसे बताएगा आप देखो, अभी जैसे ये रोटेटिंग वेक्टर इस पोजीशन में है तो आपको ये वैल्यू बता रहा है। जब ये रोटेटिंग वेक्टर रोटेट होके इस अलाइनमेंट में आएगा यहाँ पर, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90। तो हम यहाँ पे साथ साथ में इसको भी करते रहते, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, और यहाँ पे आई की वैल्यूज एक्सप्रेशन हमारे पास सामने रखा हुआ है। तो देखो जब ये रोटेटिंग वेक्टर यहाँ है तो इनफैक्ट हम ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए इसने यहाँ से रोटेट करना शुरू किया, तो जब ये रोटेटिंग वेक्टर यहाँ है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। थीटा की वैल्यू 0 होगी। और अगर मैं करंट को I0 साइन ओमेगा टी के टर्म में लिख रहा हूं तो फिर मैं ये वाला प्रोजेक्शन देखूंगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0। अब जब ये रोटेटिंग वेक्टर यहाँ से रोटेट करते हुए इस अलाइनमेंट में आएगा तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 मतलब π/2। तो थीटा π/2 का मतलब साइन ओमेगा टी कितना होगा 1। तो आई की वैल्यू क्या आएगी I0। और वो आप देख भी रहे हैं कि जब ये रोटेट होके इधर आएगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा I0। फिर ये रोटेट होके जब इस अलाइनमेंट में आएगा यहाँ, यही वेक्टर रोटेट होके यहाँ पहुँचा तो वैल्यू क्या आई I0। जब ये रोटेट होके यहाँ पहुँचा यानी कि ये एंगल कितना हो गया 180। तो 180 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि साइन 180 कितना होता है 0। फिर ये रोटेट होके इस अलाइनमेंट में आ गया तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 270 का मतलब 3π/2, ठीक है। और साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो ये आएगा -I0। और फाइनली रोटेट होके ये वापस यहाँ पहुँचेगा तो ये कितना हो जाएगा 2π, और 2π के लिए फिर से वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये तो मैंने कुछ फेजेस लिए हैं, ऐसे किसी भी फेज पे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लो आपको 30 डिग्री पे चाहिए कि 30 डिग्री वाला फेज चाहिए, तो 30 डिग्री वाले फेज के लिए आप यहाँ पे साइन 30 कर दीजिए। तो साइन 30 कितना होता है हाफ, तो वो कौन सा फेज आ जाएगा। तो अगर ओमेगा टी को आप 30 डिग्री यानी π/6 ले रहे हैं का मतलब आप कौन से फेज की बात कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री हाफ का मतलब आप इस फेज की बात कर रहे हैं ये। तो किसी भी वैल्यू के लिए ओमेगा टी की किसी भी वैल्यू के लिए आपको ये फेजर जो है करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बता देगा। आप कहेंगे सर डायरेक्शन तो ये देखो ये +I0 ये -I0, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये निगेटिव डायरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है। तो फेज का मतलब क्या है, वैल्यू एंड डायरेक्शन, ये दो बातें अगर आप बता रहे हैं का मतलब आप फेज की बात कर रहे हैं। और इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे, तो यहीं पे प्लॉट कर देते। देखिए ये हम ले रहे हैं थीटा या ओमेगा टी जिसको हम कहते हैं फेज, और इधर हम ले रहे हैं करंट पॉजिटिव डायरेक्शन और ये करंट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन। अब मैं यहाँ पे ये सारे फेजेस मार्क कर देता हूँ, ये वाला 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये फाइनली 2π। एक साइकिल कंप्लीट हो गई। 0 फेज में वैल्यू कितनी है 0, π/2 में कितनी है I0। तो मान लीजिए ये I0 है तो ये I0 यहाँ आ गया। फिर पाई फेज में वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 हो गया। 3π/2 में कितनी है -I0, तो -I0 यहाँ ले लेते हैं तो ये -I0। और 2π में फाइनली फिर कितना है 0, तो ये 0। और अगर मैं इनको प्लॉट करूं, ये ग्राफ आ गया और इसका नाम ही साइन कर्व होता है। साइन की वैल्यूज इसी तरह से चेंज होती हैं, ये साइन कर्व है। ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का फेज के साथ ग्राफ आ गया। बट दैट डजंट मीन कि फेजेस इतने ही हैं, इनफाइनाइट फेजेस हैं एक साइकिल में। ये तो आपने कुछ स्पेसिफिक फेजेस की बात की है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट फेजेस होंगे। जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सोच लीजिए 0 से 2π के बीच में, π/3, π/6, π/4, कुछ भी इनफाइनाइट फेजेस होंगे। तो कोई भी फेज में आपको वैल्यू चाहिए आप यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर ये ओमेगा टी बेसिकली फेज है, साइन के आगे जो भी लिखा हुआ फेज होगा। तो ओमेगा टी इज द फेज बेसिकली, समझ गए। आगे बढ़ते, तो ये हमारा ग्राफ आया, ये कुछ स्पेसिफिक फेजेस और ये ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल सेम यही बात आप इसके लिए भी कर सकते हैं, एक जैसा। इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, आई हटा के वी कर दीजिए, सेम। तो इसलिए इसको ध्यान रखना। अब एक और बात,
कि अगर मैं कुछ फेजेस की बात करूं, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया फेज का मतलब वैल्यू एंड डायरेक्शन, ये है फेज। फेज बता रहे हो आप, मतलब ये बता रहे हो, ठीक है। अब इधर देखो, अगर मैं कहूं ये वाला फेज और ये वाला फेज क्या एक जैसे हैं? जीरो और पाई वाला फेज क्या एक जैसा है? तो ये एक जैसा नहीं है। भले ही यहां भी वैल्यू करंट की जीरो है और यहां भी जीरो है, लेकिन ये फिर भी फेज अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? कि यहां पे वैल्यू है जरूर जीरो, बट इट इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव। यहां पर भी वैल्यू जीरो है, बट इट इज गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि इसके बाद जब आगे बढ़ेगी तो नेगेटिव में जाएगी, जबकि यहां से आगे बढ़ेगी तो प्लस में जाएगी। तो ये फेज और ये फेज बिल्कुल अलग है, भले ही करंट की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर मैं ये वाले फेज और ये वाले फेज की बात करूं तो ये दोनों फेज एक जैसे हैं। करंट की वैल्यू भी जीरो है और दोनों ही पॉजिटिव में जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जब आगे बढ़ेगी करंट तो तब फिर प्लस की तरफ जाएगी। एक बात। अब ये जो वैल्यू है I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, इसको आप ऐसा तब लिखेंगे, है ना, जबकि इनिशियल फेज कितना होगा? जीरो। यानी अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये करंट यहीं से स्टार्ट हो, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। मान लीजिए अगर ये ग्राफ आपका ऐसा आता है, ओमेगा टी वर्सेस आई ग्राफ आपका स्टार्ट होता है यहां से ऐसे। अब ये कौन सा फेज है? ये वाला फेज है। ये देखिए पीक वैल्यू ये वाला फेज है, यानी π/2 से शुरू हो रहा है ग्राफ आपका। तो फिर ये इक्वेशन इस ग्राफ के लिए आप लिखेंगे I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख देते हैं? I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जिसमें फाई जो है ये इनिशियल फेज है। दिस इज योर इनिशियल फेज, यानी स्टार्ट जहां से हो रहा है वो, ठीक है। और ओमेगा टी तो खैर फेज है ही, ये फेज तो टाइम के साथ बदलता जाएगा। ये इनिशियल फेज है, तो इनिशियल फेज अगर जीरो है तो ग्राफ ऐसा आएगा, इनिशियल फेज π/2 है तो ऐसा आएगा। इसी में अगर मैं कहूं कि इनिशियल फेज मान लीजिए पाई है, मतलब आपकी जो इक्वेशन है I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसा है मान लीजिए। तो फिर इसके हिसाब से अगर ग्राफ बनाऊं यही वाला, ठीक है, तो फिर ये ग्राफ आपका यहां से शुरू होगा। ये है आपका पाई फेज, वैल्यू कितनी है? जीरो, एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव। ये है पाई फेज, देखो यहां से शुरू होगा, तो इसको ध्यान रखना। इसके अलावा जो ओमेगा है इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला 2πf भी होता है और 2π/T भी होता है, जिसमें f क्या है? फ्रीक्वेंसी, और t क्या है? टाइम पीरियड। f फॉर फ्रीक्वेंसी, t फॉर टाइम पीरियड। ये चीजों से आप फेमिलियर हैं, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला 2πf या 2π/T, जिसमें f है फ्रीक्वेंसी और t जो है वो है टाइम पीरियड। दोनों की डेफिनेशन आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। टाइम पीरियड आप जानते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के टाइम को आप टाइम पीरियड कहते हैं, और एक सेकंड में ऐसे जितने ऑसिलेशंस हो जाए उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और दोनों में रिलेशन भी आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है। टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड हो जाएगी ओब्वियसली, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से रिलेटेड मुझे सारी बातें मालूम है। ये देखिए मैंने जनरलाइज करके लिख दिया, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। जो डिस्कशन हम इसके लिए कर रहे हैं वही डिस्कशन इसके लिए भी एप्लीकेबल है, बस इतना ही है, वो करंट है, ये वोल्टेज है, ठीक है। तो ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी और यहाँ भी, f फ्रीक्वेंसी और t फॉर टाइम पीरियड, टाइम, और ये क्या है? इनिशियल फेज, ठीक है। अगर इनिशियल फेज जीरो है तो फाई की जगह जीरो आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे। अब अगर आपसे कहें कि यही ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप t
टी वर्सेस आई ग्राफ प्लॉट करें, टाइम वर्सेस करंट, तो ये हो जाएगा 0 टाइम, ये हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 3t/4 और ये हो जाएगा t। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो t, इसका आधा t/2, इसका भी आधा t/4 और ये वाला 3t/4। तो आप टाइम लेके भी प्लॉट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी में आपको इक्वेशन दे दें i इक्वल्स टू 3i इक्वल्स टू 15 साइन 2, ठीक है, 10/पाई स्मॉल t प्लस π/4 ये दे दें, या यहाँ पे हम 10 पाई कर लेते हैं, ये है, ऐसी इक्वेशन दे दे मान लो, और आपसे कहे साहब आप टाइम वर्सेस करंट ग्राफ प्लॉट करिए। आपको इक्वेशन दे रखी है, टाइम वर्सेस करंट ग्राफ, लेबल्ड ग्राफ बनाना है, लेबल्ड। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी वो है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे हो आई का कोफिशिएंट 1 है। आई का कोफिशिएंट कितना है? 1, जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 3। तो इस 3 को पहले इधर शिफ्ट कर दो। तो जब मैं 3 को इधर ले जाऊंगा तो 3 5 जा 15, तो यानी यहाँ 5 आ जाएगा। फिर आप देखिए इस 2 को अंदर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 पाई इंटू टी, प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। अब मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे करंट की पीक वैल्यू मालूम है I0, मुझे ओमेगा मालूम है दैट इज़ 20 पाई, और मुझे इनिशियल फेज भी मालूम है दैट इज़ π/2। तो मैं ग्राफ प्लॉट करने की पोजीशन में हूँ। तो टाइम वर्सेस करंट ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ का इनिशियल फेज π/2 है, यानी ग्राफ आपका ऐसा आ रहा होगा, क्योंकि इनिशियल फेज π/2 है तो यहाँ से शुरू हो रहा होगा। अब इसमें मुझे मार्क करना पड़ेगा पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू मुझे मालूम है 5 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 और ये हो जाएगा -5, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे टाइम भी मार्क करना पड़ेगा, तो टाइम मैं मार्क करूंगा टाइम पीरियड के टर्म्स में, इसको मैं टाइम पीरियड के टर्म्स में प्लॉट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो ओमेगा मालूम है मुझे, ओमेगा का फॉर्मूला टाइम पीरियड के टर्म में 2π/t होता है, और यहाँ पे ओमेगा है कितना? 20 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो t इक्वल्स टू आ रहा है 1/10 सेकेंड्स, इतना आ रहा है t। आप देख लीजिए, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1/10 सेकेंड आ रहा है टाइम पीरियड। अब मैं इसको प्लॉट करता हूं, तो देखो ये 0 टाइम, ये कितना होता है? 1/4 यानी t/4, ये 1/4 साइकिल है। इसमें अगर मैं हाफ और ऐड कर दूं तो 3t/4, इसमें अगर हाफ और प्लॉट कर दूं, हालांकि चलो एक साइकिल के लिए कर लेते, तो t/2 इसमें और ऐड कर दो, आधा टाइम पीरियड और ऐड कर दो, तो 3t/4 प्लस t/2 कितना आएगा? तो एलसीएम आपका 4 आ गया, ये 3t हो गया और ये हो गया आपका 2t, यानी 5t/4 आ गया। ये दिस इज 5t/4 अगर मैंने सही किया है तो t आपको पता ही है, तो 1/10 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/10 सेकेंड, ये हो जाएगा 1/40, ये हो जाएगा 3/40, ये हो जाएगा 5/40 एंड सो ऑन। ये सारे टाइमिंग्स आपके आ गए, तो ये आपका ग्राफ हो गया, और ये लेबल्ड ग्राफ आपने बना दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं, या आपको ग्राफ दिया होगा, आपसे कहेंगे आप इक्वेशन लिखिए, वो भी देख लेते हैं। ग्राफ दिया है, इक्वेशन पूछी है। तो मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया है ऐसा, ये करंट, ये टाइम और ये ग्राफ ये दे रखा है, ठीक है। और ये वैल्यू दे रखी है आपको, मान लीजिए 6 नेगेटिव और ये दे रखी है 6 पॉजिटिव, ठीक है। और टाइमिंग दे रखा है 0 2 6 10 सेकेंड्स में। आपसे कह रहे हैं इक्वेशन लिखिए, तो ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? पीक वैल्यू चाहिए, ओमेगा चाहिए, फाई चाहिए। पीक वैल्यू तो दिख रही है 6 है, ठीक है। अब बचा ओमेगा, तो ओमेगा के लिए मुझे क्या चाहिए? 2π/T। अब टाइम पीरियड होता है एक साइकिल का, 1 कंप्लीट साइकिल के टाइम को आप टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसमें एक साइकिल पूरी कहीं भी ले लीजिए आप, मैं यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल ले लेता हूँ, ये पूरी एक साइकिल है।
भले ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यही साइकिल तो बार बार रिपीट होनी है, तो आप इस साइकिल को ले लीजिए, तो हर बार इस साइकिल का टाइम उतना ही आएगा। तो ये टाइम कितना है 2 और यहाँ कितना है 10, तो 10 - 2 8 सेकेंड, तो टाइम पीरियड हो गया आपका 8। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी π/4, ये भी हो गया। अब बचा इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज मुझे दिखाई दे रहा है ये है। ये कौन सा फेज होता है, जब अभी हमने ग्राफ बनाया था ऐसे, तो आपको याद होगा ये 0, ये π/2 वाला फेज, ये पाई, ये कौन सा था 3π/4 और ये 2π, ऐसा था, ये था सॉरी 3π/2 ये था। तो ये वाला फेज है, यानी कि इनिशियल फेज की जगह 3π/2। अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ बड़े आराम से। तो क्या इक्वेशन होगी, I = I0, I0 मतलब 6 साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब π/4 इंटू टी और प्लस इनिशियल फेज 3π/2, ये आपकी इक्वेशन हो गई। और यही सारा डिस्कशन आप वोल्टेज को लेके भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट की बात करूं जो डीसी है, डीसी करंट का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, तो ऐसा ग्राफ आएगा। आइडियल डीसी है ये, आइडियल डीसी, ना इसकी वैल्यू बदल रही है ना इसका डायरेक्शन बदल रहा है, कांस्टेंट करंट है बिल्कुल। लेकिन इसमें आप देखो वैल्यू भी चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, और डायरेक्शन भी ऑल्टरनेटली बदल रही है। डायरेक्शन ऑल्टरनेटली बदल रही है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं वो इंस्टेंटेनियसली हर मोमेंट पे बदल रही है, यानी कि वेरिएबल करंट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेरी कर रही हो टाइम के साथ, तो उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। इस करंट के साथ क्या है दिक्कत जानते हैं, कि इस करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी ऑल्टरनेटली बदल रही है। इसलिए इस करंट को किसी ऑर्डिनरी अमीटर से या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसी ऑर्डिनरी वोल्टमीटर से मेजर आप नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी अमीटर एंड ऑर्डिनरी। अब मैं ऑर्डिनरी अमीटर या ऑर्डिनरी वोल्टमीटर का मतलब वो जो डिफ्लेक्शन मेथड से जो काम करते हैं लैब में आपने देखे, उनसे इसका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। हमारे घरों में जो एसी, हमारे घर में एसी आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी हमारे घर में आती है। अगर हम वोल्टेज की बात करें 50 हर्ट्ज, एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होंगी ऐसी। और ये भी आप देख पा रहे हैं कि एक साइकिल में इसकी वैल्यू 2 बार 0 हो रही है। एक साइकिल में इस करंट की वैल्यू 2 बार 0 हो रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, यानी एक सेकंड में कितनी साइकिल 50 साइकिल, और एक साइकिल में कितनी बार 0 2 बार, तो एक सेकंड में कितनी बार 0 100 टाइम्स। सीधा हिसाब है, एक साइकिल में वैल्यू कितनी बार 0 हुई 2 बार, एक हो गया। एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है 50, तो एक सेकंड में वैल्यू कितनी बार 0 होगी 100 टाइम्स। तो आपके घर में जितने अप्लायंसेस हैं एक सेकंड में 100 टाइम्स ऑन ऑफ होते रहते हैं, क्योंकि यही करंट आपके घर में आ रही है। सारे अप्लायंसेस एक सेकंड में 100 टाइम्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो जो लैंप ग्लो कर रहा है आपके घर में, वो लैंप एक सेकंड में 100 टाइम्स ऐसे ऐसे कर रहा होगा। आपको नहीं दिखता, वो अलग बात है। अब आप कहेंगे सर हमें क्यों नहीं दिखता, हमें तो ऐसा ही दिखता है, जबकि वो एक सेकंड में 100 टाइम्स ऐसे ऐसे कर रहा है। तो यहां पे क्या आता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। आप अपनी आंखों के सामने होने वाले उसी फिनोमेना को देख सकते हैं जो कम से कम आपकी आंख के सामने 1/10 सेकंड तक हो जाए, मतलब इतने ड्यूरेशन तक आपकी आंख के सामने वो होना चाहिए। जैसे ये मार्कर है, आपकी आंखों के सामने से अगर इस मार्कर को 1/10 सेकंड से भी कम टाइम में हटा दूं तो आप इस मार्कर को देख नहीं पाएंगे। कम से कम 1/10 सेकंड तक आपकी आंख के सामने ये रहना चाहिए, तब आप इसको देख पाएंगे, नहीं तो आप इसको देख नहीं पाएंगे। अब यहां क्या हो रहा है कि जो लैंप है वो एक सेकंड में कितनी बार ऑन ऑफ हो रहा है, 100 टाइम्स ऑन ऑफ हो रहा है एक सेकंड में। तो एक बार ऑन ऑफ होने में कितना टाइम लगेगा,
1/100 सेकेंड्स, जो कि आपके परसिस्टेंस ऑफ विजन से बहुत कम है, इसलिए आपको ऐसा ही दिखता है, ऐसा कभी नहीं दिखता, ग्लो करता हुआ ही दिखता है। यही कारण है, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से एसी करंट जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसको नहीं कर पाती है। इसकी वजह से, एसी की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमेना में आयंस का मूवमेंट होता है, आयंस का। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है? आयंस। आयंस जो है बड़े हैवी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में आयंस हैवी होते हैं, तो इतना हैवी पार्टिकल इस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाता। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो होगी? ऐसे 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 ऐसे, और 1 सेकंड में 50 टाइम्स ऐसे ऐसे हो रहा है, 100 टाइम्स इनफैक्ट, ऐसे ऐसे 1 सेकंड में। तो इस फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव आयन फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता ही नहीं है इस करंट से। ये भी एक बात ध्यान रखिए आप। और मैंने जैसे बताया, इस करंट को आप एक ऑर्डिनरी एमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो इनके लिए स्पेशल एमीटर और स्पेशल वोल्टमीटर होते हैं, जिनको हॉट वायर एमीटर या वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट वायर एमीटर और वोल्टमीटर। हॉट वायर एमीटर और वोल्टमीटर बोलते हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। करंट के पास कितने इफेक्ट होते हैं? 3। करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, करंट से हीट प्रोड्यूस होती है, और करंट से केमिकल इफेक्ट भी होता है ना। लेकिन हीटिंग इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। किसी वायर में करंट इधर जाए तब भी हीट प्रोड्यूस होगी, करंट इधर जाए तब भी हीट प्रोड्यूस ही होगी। ऐसा नहीं कि इधर जाने से हीट प्रोड्यूस हो रही है और वापस आने से एब्जॉर्ब हो जा रही है, ऐसा नहीं होता है। तो हीटिंग इफेक्ट करंट का एक ऐसा इफेक्ट है जो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसी चीज को यूज करके हमने क्या बना दिया है? हॉट वायर एमीटर या वोल्टमीटर। तो वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं डिवाइसेस। तो इनके लिए ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर आप यूज करेंगे? तो हॉट वायर एमीटर यूज करेंगे, हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बात हो रही थी ये कि इस करंट की बहुत सारी वैल्यूज है। ये देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की बात करूं अगर इसकी, तो यहां से लेके यहां तक इसकी इनफाइनाइट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो जाएंगी। तो सवाल यह है कि इसका एवरेज फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज जब होती है तो आपको एवरेज निकालना पड़ता है। अब आप रुद्रपुर से दिल्ली जा रहे हैं, मान लीजिए 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप कार से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, जिससे भी जा रहे हैं, तो उस कार की स्पीड, अब 5 घंटे लगे मान लो आपको दिल्ली पहुंचने में, तो 5 घंटे में कार की स्पीड पता नहीं कितनी बार बदलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भाई यहाँ से रुद्रपुर से या जहाँ से भी आप जा रहे हैं दिल्ली गए थे तो किस स्पीड से गए थे, तो क्या स्पीड बताओगे आप? कभी आपकी कार की स्पीड 80 रही होगी, कभी 100 रही होगी, कभी 40 रही होगी, कभी रेस्ट में भी आया होगा चाय पीने के लिए। बहुत सारी वैल्यूज होंगी, कौन सी वैल्यू आप बताओगे? तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो फिर इसकी भी बहुत सारी वैल्यूज है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज फाइंड करने का हमारा कन्वेंशनल मेथड क्या है? एवरेज फाइंड करने का हमारा कन्वेंशनल मेथड क्या है कि जितनी वैल्यूज मालूम है सबको ऐड कर दो, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो, सिंपल। लेकिन ये मेथड ऐसी सिचुएशन में फेल हो जाता है जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, जैसे कि यहां है। पॉजिटिव हाफ साइकिल देखें, इसको मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल कह रहा हूं और इसको मैं निगेटिव हाफ साइकिल कह रहा हूं, क्योंकि यहां सारी वैल्यूज प्लस में है और यहां सारी निगेटिव है। और जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है उतनी ही निगेटिव वैल्यूज है और एक जैसी है। ये देखो, प्लस I0 माइनस I0, यहां पे कोई भी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू यहां भी होगी निगेटिव साइन के साथ। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है उतनी निगेटिव वैल्यूज है और वैल्यूज भी एक जैसी हैं। एवरेज निकालने के लिए ऐड करोगे 0 आएगा, तो एवरेज वैल्यूज की 0 आ रही है, लेकिन हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूं। ध्यान से सुनिए, फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू अगर आप अपने कन्वेंशनल मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। रीजन मैंने बता दिया, जितनी पॉजिटिव है उतनी निगेटिव है, सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे 0 आएगा।
लेकिन हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हाफ साइकिल में सारी पॉजिटिव है या ये वाले हाफ में सारी नेगेटिव है, तो इस हाफ साइकिल या इस हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाफ साइकिल भी ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक वाली हाफ साइकिल और ये वाली हाफ साइकिल, कहीं अगर आपने ये हाफ साइकिल ले ली कि 1/4 इधर वाली और 1/4 इधर वाली, फिर 0 आएगा। ये भी तो हाफ ही है, 1/4 इधर और 1/4 इधर, इनको ऐड कर दो तो हाफ। लेकिन इसका भी अगर आप एवरेज निकालेंगे 0 आएगा। तो या तो इस हाफ साइकिल सारी पॉजिटिव या ये वाली हाफ साइकिल सारी नेगेटिव, तब निकाल सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे साहब इस हिसाब से तो फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं, उसका भी तरीका है, और वो तरीका क्या होता है, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। फिर ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इस बात में। आरएमएस वैल्यू कुछ नहीं, एवरेज फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है। एक तो कन्वेंशनल मेथड है, मैंने बताया सारी वैल्यूज ऐड करो, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो, ये तो कन्वेंशनल। ये वाला मेथड जो है आरएमएस वैल्यू, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी के नाम से जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर। और ये कुछ नहीं है रूट मीन स्क्वायर, ये क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाए, जैसे यहां फंस गए, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज उतनी नेगेटिव वैल्यूज, तो फिर हम एवरेज फाइंड करने के लिए इस मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये बड़ा चालाकी वाला है। ये देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं दोनों, ठीक है, तो आप कह रहे हैं सबका स्क्वायर कर दो पहले। तो सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज तो प्लस में ही रहेंगी, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस हो जाएंगी। तो स्क्वायर करने के बाद सारी वैल्यूज प्लस में हो गई। अब तो आप एवरेज निकाल सकते हैं, मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज आ जाएगा। लेकिन ये एवरेज किसका आएगा, वो जो वैल्यूज का स्क्वायर किया था, स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज का एवरेज आएगा। तो स्क्वायर को नलिफाई करने के लिए, यानी उसको हटाने के लिए लास्ट में आप क्या लगा दो, रूट। इसलिए बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। और ये मेथड एवरेज फाइंड करने का ऐसी ही सिचुएशन में यूज किया जाता है। क्लास 11th में आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा चैप्टर, वहां भी आपने वीआरएमएस निकाला होगा, क्योंकि वहां भी गैस के मॉलिक्यूल कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसकी वैल्यू प्लस में है, किसी की माइनस में, किसी की प्लस में, किसी की माइनस में। तो सिंपली अगर आप सारी वेलोसिटीज ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो वहां भी आप ऐसे ही करते थे, सबका स्क्वायर कर देते थे, फिर एवरेज निकालते थे, और फिर स्क्वायर को नलीफाई करने के लिए, यानी हटाने के लिए, फिर रूट लगा देते थे। तो इसमें भी देखो रूट और स्क्वायर गायब हो गए, बीच में बचा क्या, एवरेज। तो कई बार आपसे पूछेंगे कि साहब ये क्या होती है आरएमएस वैल्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरएमएस वैल्यू क्या है, आप कहेंगे साहब ये एवरेज फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है, और ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब प्लस के साथ साथ माइनस भी वैल्यूज अगर हैं, तो वहां पर ये मेथड यूज करके हम एवरेज निकाल लेते हैं। और ये कुछ नहीं है, एवरेज ही। एवरेज कैसे फाइंड किया ये बता रहे हो आप कि साहब ऐसे फाइंड किया, कन्वेंशनल मेथड से नहीं किया। तो इस करंट की एवरेज वैल्यू भी फाइंड करेंगे हम हाफ साइकिल के लिए, और आरएमएस वैल्यू भी फाइंड करेंगे फुल साइकिल के लिए। तो वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, वेरी सून नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर बहुत जल्दी मेरे को फिनिश करना है, सारा का सारा जितना इसमें है, तो देखते रहिए। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।